Friends, welcome you again to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business, and in business we understand about the second chapter, that's name is form of business organization, and it is our seventh part of this chapter. So dear sir, today's topic is the case study about the partnership. As we know, understand about the partnership, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा इसका केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. फिलहाल देखते हैं पहले केस स्टडी के बारे में. तो केस स्टडी यहाँ पे जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स. ठीक है, एक ऑटो पार्ट बनाने वाली फर्म में क्या है, ABC पार्टनर है. देयर फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, उनका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन द अर्निंग ऑफ द फर्म डिसाइड टू यूज़ द लो क्वालिटी रॉ मटेरियल विदाउट द नॉलेज ऑफ ए एंड सी. तो जैसे ही इनका इनकम लेवल बढ़ता है तो बी क्या करते हैं, बिना ए और सी को बताए क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल हैं उसकी लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल को यूज करना शुरू कर देते हैं. अब क्या होता है, एज अ रिजल्ट मेनी एक्सीडेंट्स वेयर रिपोर्टेड बाय द कस्टमर्स एंड अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म. अब क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सीडेंट होने की वजह से कस्टमर से बहुत सारे रिपोर्ट आए, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई आपके प्रोडक्ट में, या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उनके अगेंस्ट यानी कि इस ABC जो फॉर्म है इनका ऑटो पार्ट्स का, इनके अगेंस्ट क्या हुआ कि एक केस भी फाइल किया गया. तो था क्या, अब यहाँ पे क्या, इज दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ अ B इज बाइंडिंग ऑन द A एंड C. क्या ये गलत है? तो हाँ भाई गलत है, क्योंकि इनको बिना बताए ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं. यस, द रॉन्ग एक्ट ऑफ B इज बाइंडिंग ऑन A एंड C. दूसरी चीज़ आता है स्टे ऑफ द फीचर्स रिलेटेड टू दिस. पहली चीज़ तो ये नहीं चाहिए कि इसमें म्यूचुअल कॉर्पोरेशन या म्यूचुअल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सारे पार्टनर एक साथ मिलकर किसी डिसीजन को लेने का काम करते हैं. तो वो चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है. फिर अगर कहता है कैन द कंज्यूमर फाइल अ केस ऑन द अनरजिस्टर्ड फर्म. यस, वो कर सकते हैं. कैसे, द आउटसाइडर कैन बी फाइल द केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म. उसके जो आउटसाइडर है, फर्म के लोग नहीं कर सकते, फर्म से बाहर के लोग रजिस्टर कर सकते हैं. ए एंड सी फाइल अ केस ऑन बी. नो, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है. यहाँ पे साफ साफ आपको बताया जा रहा था कि जब रजिस्टर्ड होंगे, डीड होगी, तो उनके ऊपर एक पार्टनर क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है. द पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी फाइल अ केस ऑन ईच अदर. कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते. तो ये तो पहला केस स्टडी हो गया. दूसरे केस स्टडी की अगर बात करते हैं तो XYZ हैव अ म्यूचुअली डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री इन रूरल एरिया. तो XYZ क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके क्या करते हैं कि एक स्मॉल फैक्ट्री रूरल एरिया में डेवलप करने का प्लान बनाते हैं. दे डिसाइड टू हाइड द एसोसिएशन ऑफ X विद द फैक्ट्री ऑफ टू आउटसाइडर. उन्होंने ये डिसाइड किया कि X को क्या करना है, हाइड रखना है आउटसाइडर्स के लिए, एंड Y विल नॉट टेक अ पार्ट इन अ डे टू डे एक्टिविटीज़. और Y क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ये हाइड हैं और ये डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, क्योंकि वो थोड़े से बीमार हैं. हाउएवर द Z विल टेक एक्टिव पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़. अब Z क्या कर रहे हैं भाई, X के बारे में बताना नहीं है, Y बीमार बैठा हुआ है और Z क्या है, सारे कामों को कर रहे हैं. तो वेन एवर दे हैव अ प्रॉब्लम इन गेटिंग द क्रेडिट और द फाइनेंस हेल्प, दे use the name of their friends P with his content. तो अब ये कहता है Z और XYZ के फॉर्म में अगर कहीं पैसे की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, P के नाम का हेल्प लेते हैं. तो अभी यहाँ पे पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ अ पार्टनर्स मेंशन इन द अबव पैराग्राफ. तो कौन कौन से पार्टनर, मिस्टर A X जो है, क्योंकि इनके बारे में किसी को बताना नहीं तो सीक्रेट हो गए.
मिस्टर वाई है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ये स्लीपिंग पार्टनर हो जाएंगे या डॉर्मेंट पार्टनर हो जाएंगे, और जेड जो है वो सारा काम खुद कर रहे हैं, वो एक्टिव पार्टनर हो जाएंगे, और पी जो है इज नॉट एक्चुअली पार्टनर बट द ऑल द फाइनेंशियल इश्यूज जब इनको जनरेट होती है या फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है तो पी के नाम से ये लोग फाइनेंशियल को इश्यूज कर लेते हैं। तो ये पी अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते होंगे कि हाँ वो भी क्या है उस फर्म के मेंबर हैं, तो ये हो जाएंगे आपके नॉमिनल पार्टनर। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कोऑपरेटिव इज नेम इज क्लियर, कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे लोग मिलजुल के काम करते हैं। अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है उससे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे? इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता है, बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हो और आपके 2-4 दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और सबके पास एक दूसरे के पास कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि कुछ पैसे आप मिला लेते हो, कुछ और मिला लेते हैं, एक दोस्त की हेल्प कर लेते हैं, ठीक, दूसरे दोस्त की इसी तरीके से हेल्प और तीसरे दोस्त की इसी तरीके से हेल्प कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है वो क्या होती है, म्यूचुअल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है या म्यूचुअल कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वो कंडीशन आती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर द म्यूचुअल हेल्प। ये क्या है कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वयं सेवा समूह है लोगों का जो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जुड़ने का काम करते हैं, और इसमें मिनिमम 10 मेंबर हो सकते हैं किसी भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। The registration of a cooperative society is compulsory and the complete of a cooperative organization is contributed by the member only in the form of share capital। कहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबरशिप लेने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल जो उसमें इन्वेस्टेड होता है या उसमें कुछ अपने पैसे लगाने का काम करते हैं या उसके शेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन अराइज अ लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, बैंक से लोन भी लेने का काम कर सकती है। हम बात करते हैं, एक डेफिनेशन लेते हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन of economic interest of its member in association with the cooperative principle। ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी, ये एक ऐसी सोसाइटी है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसको प्रमोट करते हुए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ लोग खड़े होते हैं या एक साथ इकट्ठा होते हैं, और खासकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होता है। इट्स मेंबर, इंटरेस्ट ऑफ इस मेंबर, उसके मेंबर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू द विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। और किसके अकॉर्डिंग, किस रूल्स एंड रेगुलेशन, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो ग्रुप जनरेट की जाती है, किसके लिए, इकोनॉमिकल प्रमोशन के लिए, वो हमारी होती है क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। तो फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, लीगल स्टेटस होता है, फिर वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, ये कंट्रोल इसका होता है, साथ ही साथ लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है और इक्वल वोटिंग राइट्स होती है, और सर्विस मोटिव इसका होता है। तो हम पहले बात करते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। तो जैसा इसमें मैंने आपको पहले कहा था, ये ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन करने का काम करते हैं। नॉर्मली द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द वॉलंटरी एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज इफ ही और सी हैज कम टू इंटरेस्ट। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है जब उसका इंटरेस्ट उस सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है या उसमें उसका इंटरेस्ट होता है सोसाइटी में। For example, if a farmer can join the agriculture society or any consumer can join the consumer society, the members can leave the society whenever they desire। कोई भी फार्मर क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, और कोई भी कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, और जब उसकी इच्छा हो तो उसे छोड़ भी सकता है। तो दीज आपको कैसे, बाय अ नोटिस, एक नोटिस देखें।
देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्रीज और एग्जिस्ट ऑफ द मेंबर्स। कोई बाधा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कब एंट्री करेंगे और कैसे आप बाहर जाएंगे। आपकी जब इच्छा हो आप एसोसिएशन के साथ या ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं, और जब आपका मन नहीं लगता है तो आप उससे अलग हो सकते हैं। देयर कैन ज्वाइन और द लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन विल टू विश। वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये जो क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी स्टार्ट होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए लीगलिटीज इसकी बनी रहती है। और किसके अकॉर्डिंग, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ separate legal entity, or which means the cooperative society is considered as a separate from its member। तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसकी खुद की अपनी पहचान होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, इसकी खुद की अपनी पहचान हो जाती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड द सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव और सोसाइटी जो होती है वो मेंबर्स अलग होते हैं उसके, और सोसाइटी अलग होती है। मतलब ये समझिएगा, सोसाइटी जो होती है मेंबर से ही चलती है, लेकिन वो एक ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट होता है और उसके मेंबर्स का उसमें पर्सनली कह लीजिए कि जो लीगली जो आप कह सकते हैं कंट्रेक्चुअल सिचुएशन होती है वो पूरी तरीके से नहीं बनती है। जैसे पार्टनर अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, दोनों अलग अलग दुकानें चलती रहती हैं, दुकानदार भले बदलता रहे, ठीक है, ठीक इसी तरीके की सिचुएशन होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, द लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द देम एज अ कैपिटल। तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है, जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट किए होते हैं वहीं तक की होती है। अगर वो 10,000 जमा कर रहे हैं ग्रुप में, सोसाइटी में 10,000 कंट्रीब्यूट किए तो 10,000 से ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती है। कंट्रोल की बात करें तो इनका एक हेड होता है नॉर्मली। द इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक द डिसीजन लेज इन अ हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए ये एक मैनेजिंग कमेटी जनरेट करते हैं। इसमें एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है, सारे डिसीजन को लेने का काम करता है। सर्विस मोटिव होता है इनका। नॉर्मली ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स मेंबर। वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कैसे, मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वो फंड प्रोवाइड कर देंगे, किसी को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से एंड नॉट अ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन इसका साथ ही साथ ये मतलब देता है कि ये प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती है। ये सोसाइटी जो होती है केवल सपोर्टिव इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, न कि प्रॉफिट बेसिस। इक्वल वोटिंग राइट्स, इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आता है, वन मैन वन वोट की सिचुएशन होती है इसमें। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है पूरी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, यानी वन मैन वन वोट्स पे ये established है। all the members get only one vote rights irrespective of the capital contribution by them। मतलब उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, लेकिन वो जब भी वोटिंग करेंगे वो वन मैन वन वोट ही डाल सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने 10,000 दिया है और किसी ने 20,000 दिया है, तो मैं भी एक ही बार वोट डाल सकता हूँ और वो भी एक ही बार वोटिंग कर सकता है। तो वन मैन वन वोटिंग के कॉन्सेप्ट पे ये रन करता है। अब मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, इक्वलिटीज ऑफ इन वोटिंग स्टेटस, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है इसकी, साथ साथ ईजी टू फॉर्म होता है, स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट भी इसको मिलती है। तो मेरिट की अगर बात करते हैं इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, एज वी अंडरस्टैंड अबाउट द वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको भी उतना ही राइट है। अगर 10,000 वाले को भी उतना ही राइट है जितना 10 लाख वाले को है, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो नॉर्मली द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम, they are the based on the principle of a one man one vote, so all the members have equal rights and the equal chance of the participating the voting status of the management irrespective of the capital contribution by the them। यानी कि कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, मैनेजमेंट में सभी को एक ही जैसा ऑप्शंस या एक ही जैसा मौका मिलता है, एक के पास एक वोटिंग राइट्स होती हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटीज़, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ है जो जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है उसी के हिसाब से उसकी लाइबिलिटीज़ को जनरेट करने का काम किया जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर स्टेबल और द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिकल
फंक्शन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकल फंक्शन में जितना उसने पैसे लगाए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में बस उतने के लिए उसकी लाइबिलिटीज बनी रहती है। स्टेबल एक्सटेंस की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन द सेपरेट लीगल एंटिटीज, द death and insolvency or the incapacity of any member does not affect the exist of the society। मतलब ये स्टेबल रहता है। अगर एक बार आपने सोसाइटी जनरेट कर ली है तो उसमें मेंबर आए जाए रहे, जिंदा है मर गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी प्रॉपरली रन करती रहती है, इसलिए वो क्या थे स्टेबल एग्जिस्टेंस रखती है। अब बात इकोनॉमिकल फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती है तो almost the activities are performed by the members themselves, and while the purchasing of the goods of the raw material of the middleman are the eliminated। कई बार क्या होता है कि हम मिडिल मैन के थ्रू परचेज करने का काम करते हैं और कई बार हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं। जब खुद सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं तो एलिमिनेट करने का काम करते हैं मिडिल मैन को, जिससे जो उनकी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, जिसे आप लिखो ना द परचेजिंग द गुड्स और द रॉ मटेरियल द मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड। जो गुड्स को परचेज करना है या रॉ मटेरियल को परचेज करने का काम है उनको उसमें से क्या करते हैं मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। सो दे कैन गेट द रॉ मटेरियल एट द गुड्स और एट लो कॉस्ट। इसकी वजह से क्या होता है उनको जो सामानें मिलती है वो लो कॉस्ट पे मिलती हैं। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। कैसे? द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट द वेरियस बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द वेरियस कंसेशंस एंड रिबेट्स इन टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं इनको कंसेशन और रिबेट्स देने का काम करती है। साथ ही साथ दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा एट सब्सिडी रेट, और इनको क्या करती है सब्सिडी रेट पे कई बार इनको रॉ मटेरियल भी देने का काम करती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट कई बार इनको लोन भी ऑफर करती है इनके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इजी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो गवर्नमेंट भी इस पर हेल्प करती है। इजी टू फॉर्म, हम कोई भी 10 लोग मिलकर इस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं या इस तरह के सोसाइटी को फॉर्मेशन में ला सकते हैं। तो नॉर्मली इसको जब हमको फॉर्मेशन में लाना है तो इस तरह के सिचुएशन में क्या हो, केवल 10 एडल्ट पर्सन चाहिए जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो। मतलब ये है कि वो एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक चाहिए वीट, मैं उससे मैदा बनाऊंगा। मिस्टर ए को चाहिए वीट, वो उससे ब्रेड बनाएंगे। मिस्टर बी को चाहिए वीट, वो उससे बिस्किट बनाएंगे। मिस्टर सी को चाहिए वीट, वो उससे बेस बनाएंगे पिज्ज़ा के लिए। तो अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके की चीज़, मतलब एक कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर होती है तो ये सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी को जनरेट कर सकते हैं। ओपन मेंबरशिप होती है, यानी कि इसमें कोई भी इंटर कर सकता है। नॉर्मली द एनी पर्सन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। There is no restrictions on the bias of the caste, creed, other religions. The person can join the level of the cooperative organization whenever they desire so। तो जो भी उसे कोई जात और धर्म का कोई मतलब नहीं है इसमें, कोई भी व्यक्ति जब भी उसको लगता है कि हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन करना चाहिए वो ज्वाइन कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स की। तो लिमिटेड कैपिटल के चांस होते हैं क्योंकि मेंबर्स लिमिटेड होते हैं। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट कई बार होता है इसमें। फिर लैक ऑफ सेक्रेसी, क्योंकि सारे मेंबर्स का इसमें पार्टिसिपेशन होता है, लैक ऑफ सेक्रेसी बनी रहती है। डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन और द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, कई बार सारे मेंबर्स का जो ओपिनियन होता है सेम नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल भी से बनी रहती है। अब देख लेते हैं तो लिमिटेड कैपिटल, मतलब मेंबर जब कम है हमारे पास, कहते हैं ना कि द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मेड बाय द पीपल्स हु आर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर इज नो completions of the contribute the limited capital, some minimum amount of a capital be become a member। जिससे क्या होता है इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर 10 लाख रुपए लगा के मेंबरशिप जनरेट कर रहे हैं तो सामने वाला भी 10 लाख रुपए लगाए, वो कुछ भी अमाउंट लगा के अगर मेंबर्स एग्रीड है तो कुछ भी अमाउंट लगा के वो मेंबर बन सकता है। तो कोई ज़्यादा देता है तो कोई कम देता है, तो वहाँ पे क्या है एक लिमिटेड कैपिटल ही रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैपिटल अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट तो बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। कहता है कि द कॉन्फ्लिक्ट अमाउंट द मेंबर्स, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द मैनेज बाय इट्स members only. Generally all the activities are performed by the members. These members are not the professional or the expert. ये जो members होते हैं प्रोफेशनल और एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है इनएफिशिएंसी क्या होती है हमारी बनी होती है, यानी कि अकुशलता जो होती है वो उसका एक डर बना रहता है, या वो
रहता है कि हाँ मैनेजर जो हमारा है वो बहुत अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अक्सर बिजनेस ऑनर्स होते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड लोग होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो एक फियर बना रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि 10 लोग होते हैं और सारी चीज़ें मीटिंग्स के साथ ही होती हैं, तो कुछ लोगों को चीज़ें पसंद आती है तो वो हाइड रखते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद है तो वो उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो सीक्रेसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लैक होता है। अब बात करते हैं एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो देती है, इन रिटर्न्स वो क्या करती है, उसके एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन और द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, वो पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल लगती है। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको बेनिफिट देती है तो उस पर कंट्रोलिंग करने का काम भी क्या करती है, गवर्नमेंट करती है। द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन और द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, अलग अलग मेंबर अलग अलग ओपिनियन के होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। देन क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट अराइज अमंग द मेंबर्स, managing committee and the members in cooperative organization, the members are the form of different sections of societies. They may have a different opinion, and if any member the follow the rigged attitude, it can lead the conflict. और कोई rigged attitude यानी कि अड़ जाता है कि नहीं भैया ऐसा होना चाहिए, तो सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आपकी आती है कॉन्फ्लिक्ट की। So in this video that's all. If you have any type of the problem or the queries, अगर आपको नहीं समझ में आता है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।